हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है कंसेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड और इसमें से हमारे एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कौन कौन सी स्कीम्स ऑफर करते हैं और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो आप और हम जैसे लोग जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो अपने पैसे को पूल करके म्यूचुअल फंड्स को दे देते हैं कि हम खुद इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हैं कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करेगा म्यूचुअल फंड? जो हमने डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस जैसे रियल एस्टेट हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस पढ़ी थी चैप्टर 1 में, उनमें वो इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद उन असेट से कुछ रिटर्न आएगा और म्यूचुअल फंड फिर क्या करेगा, जो भी उन्हें रिटर्न आया उसमें से अपनी फी कमीशन काट के बाकी रिटर्न इन्वेस्टर को वापस दे देगा। तो इन्वेस्टर के पास पैसा है, उसने अपना पैसा इकट्ठा किया और म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड के पास नॉलेज है, उसने अपनी नॉलेज के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में पैसे को लगाया। फिर उस पैसे से जो रिटर्न आया उसने वापस इन्वेस्टर में बांट दिया। तो ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। इन्वेस्टर के पास रिटर्न के बाद कुछ पैसा आया, वो फिर से म्यूचुअल फंड को दे देगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न जनरेट करेगा और इन्वेस्टर को वापस दे देगा। इन्वेस्टर के पास पैसा है, म्यूचुअल फंड के पास स्किल्स है। तो स्किल्स के नाम का म्यूचुअल फंड रिटर्न देने से पहले उसमें से कुछ अपनी फीस या फिर कमीशन काट लेता है। म्यूचुअल फंड इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। म्यूचुअल फंड में जो लोग होते हैं वो स्किल्स होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है कि कौन से सेट क्लास में हम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वे लोग प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। म्यूचुअल फंड ऑफर्स डिफरेंट स्कीम्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ डाइवर्स इन्वेस्टर। हर एक इन्वेस्टर की नीड अलग होती है। किसी को शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए, किसी को लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए, कोई हाई रिस्क ले सकता है, कोई लो रिस्क लेना प्रीफर करता है। तो म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करते हैं हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर को टारगेट करते हुए। फिर जो इन्वेस्टर से पूल मनी इकट्ठा हुई उसको वो अलग अलग सेट क्लासेस जैसे इक्विटी हो गई, बॉन्ड हो गई, मनी मार्केट हो गई या फिर अदर सिक्योरिटी रियल एस्टेट वगैरह हो गई, उनमें वो इन्वेस्ट करेंगे जो भी उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव होगा और फिर जो रिटर्न जनरेट होगा वो अपने इन्वेस्टर्स में बांट देगी। इसके साथ हमें याद क्या रखना है कि म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड जो भी एस्टेब्लिश होते हैं वो एक ट्रस्ट की फॉर्म में एस्टेब्लिश होते हैं अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। नाउ जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। सेफ्टी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि कैपिटल हमारी कितनी सेफ है। लिक्विडिटी, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना इजीली बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिटर्न, कि हमें कैपिटल ग्रोथ चाहिए या फिर पीरियोडिक इनकम चाहिए। तो इन तीन फैक्टर्स के बेस पर हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं और अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करती है। जैसे अगर हम ओवरनाइट फंड इस स्कीम की बात करें तो ये क्या करती है, इसकी मैच्योरिटी केवल एक ही दिन की होती है। ये क्या करेगी, इन्वेस्टर को रीजनेबल इनकम दे देगी और हाई लिक्विडिटी होगी कि इसको बेचना काफी ही इजी है। इसकी मैच्योरिटी केवल एक दिन की है तो हम तुरंत बेचकर उससे पैसा अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम क्या हो सकती है? आपका इक्विटी फंड, जैसे कि आपके स्टॉक मार्केट वगैरह। इसमें आपका क्या होगा, आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, फिर जब आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी, स्टॉक का प्राइस ग्रो करेगा, स्टॉक का प्राइस चढ़ गया तो आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी, आपकी मनी बढ़ जाएगी। तो इक्विटी फंड में क्या करते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड असेट क्लास में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड क्या होता है, जो कि मल्टीपल असेट क्लासेस में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा इक्विटी में कर दिया, थोड़ा डेट में कर दिया, थोड़ा मनी मार्केट में कर दिया, मल्टीपल असेट क्लासेस में आपका पैसे को इन्वेस्ट करेगा जिससे आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिलती रहे और थोड़ी रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। फिर आते हैं आपके लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करना। जैसे मान लो आपने 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये बोलते हैं कि आपको हर साल हम 8% रिटर्न दे देंगे। तो हर साल आपके अकाउंट में क्या होगा, 8%, जो भी आपने मनी इन्वेस्ट करी उसका 8% आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपकी इनकम फिक्स रहेगी। तो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करते हैं और आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप किस टाइप की स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हो। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। टर्मिनोलॉजीज क्या है? यूनिट्स। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यूनिट्स मिलेगी। जिस भी स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस स्कीम की आपको कुछ यूनिट्स मिल जाएगी। और वो काउंट कैसे होगा कि आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय में एक यूनिट की जो वैल्यू होगी।
मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है, तो आपको 100 डिवाइडेड बाई 20 5 यूनिट्स मिल जाएगी। फेस वैल्यू, एवरी यूनिट हैज ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10। हर एक जो भी यूनिट इशू होती है उसकी फेस वैल्यू 10 होती है। ये मेनली अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, जो भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसमें आपका फेस वैल्यू काम में आता है। आपको बस क्या याद रखना है कि हर एक यूनिट की फेस वैल्यू 10 होती है। फिर आता है कंसेप्ट यूनिट कैपिटल का। तो म्यूचुअल फंड ने जितनी भी यूनिट्स इशू किया है, सारे इन्वेस्टर्स को मिला के जितनी भी यूनिट्स इशू किया है, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ये आपका हो जाएगा यूनिट कैपिटल। फिर आता है नेट असेट वैल्यू। जो भी एक यूनिट की वैल्यू होगी वो कहलाएगी आपकी नेट असेट वैल्यू, बेसिकली एक यूनिट का मार्केट प्राइस। फिर आता है असेट अंडर मैनेजमेंट। अब मल्टीपल इन्वेस्टर्स एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया उन सबका हम सम कर दें। जो भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो एक ने 100 रुपए किए, एक ने 200 रुपए किए, एक ने 300 रुपए किए, तो 100 + 200 + 300 600 रुपए हो गए। तो ये आ गया हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट। सारे इन्वेस्टर्स ने जितना भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाया, अगर हम उनका सम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, असेट अंडर मैनेजमेंट। कि म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट के पास इतना पैसा है लोगों का, जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। मार्क टू मार्केट, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। अब आपके पास यूनिट इशू हो गई, उनको वैल्यू कैसे करें, उनकी वैल्यू कैसे निकालें? तो जो भी लेटेस्ट मार्केट में उसका भाव चल रहा है वो उस यूनिट का करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्क टू मार्केट। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। जो भी उस यूनिट या फिर शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है, हम उस सिक्योरिटी को उस पर ही वैल्यू करेंगे। इसी प्रोसेस को मार्क टू मार्केट प्रोसेस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं और आपको क्या डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कुछ नॉलेज होती है, उनके पास स्किल्स होती है, तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। सेकंड क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जो म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग असेट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में कर दिया, थोड़ा इक्विटी में कर दिया, थोड़ा डेट में कर दिया, तो आपको पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। थर्ड आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि अगर आप खुद से पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, मान लो आपको 10 कंपनी के शेयर खरीदने थे या फिर अलग अलग सेट क्लास, आपको खुद से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना था, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता। आपको एटलीस्ट मान लो 10 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हर एक कंपनी का एक एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता, और एक शेयर का जो भी भाव चल रहा है वो आपको देना पड़ता। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके एक यूनिट का भाव 1000 रुपीज चल रहा है, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना है उसका भाव 2000 रुपीज चल रहा है, तो मुझे अगर इन दोनों में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट 3000 रुपीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरे पास तो केवल 100 रुपए है, तो मैं तो डायरेक्टली तो इनमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, और टोटल पैसे के बदले में वो कुछ यूनिट्स इशू करते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड की एक यूनिट भी है, तो आपको इन सब का कुछ कुछ पोर्शन, जैसे इसका मान लो 0.1 0.2, इस टाइप से फ्रैक्शनल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा इन शेयर्स का। म्यूचुअल फंड आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको किस शेयर का कितना पोर्शन मिला, बट क्या बताएंगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स मिली है। वो सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करेंगे, उसको अलग अलग असेट क्लासेस में लगाएंगे, उसके बाद वो बोल देंगे कि हमने जितना पैसा इकट्ठा किया उसके बदले में मान लो हम 1000 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो आपके पास इस 1000 में से जितनी यूनिट्स होंगी, मान लो 100 यूनिट्स है, तो आपको 10%, जो भी टोटल पैसा है उसका 10% आपकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कि हम डायरेक्टली किसी मान लो महंगे शेयर में पैसा नहीं लगा पा रहे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कम है, तो भी हम उस शेयर का कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हैं। फोर्थ आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस होता है वो डेली डिक्लेयर होता है, वो मार्क टू मार्केट प्रोसेस, यानी कि जो भी करंट का मार्केट प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पर वो डिसाइड होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिफ्थ आता है लिक्विडिटी। आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को इजीली बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, तो आपको कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। आपको जब भी पैसा चाहिए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेच दो, आपको पैसा मिल जाएगा। सिक्स्थ आता है आपका टैक्स बेनिफिट। कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जैसे ईएलएसएस स्कीम, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80C के अंदर टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, कि वो वाली इनकम आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती है। सेवंथ आता है आपका सिस्टेमेटिक अप्रोच। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा,
कि लोग हर महीने कुछ कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इसी को हम कहते हैं सिस्टेमेटिक अप्रोच, कि आप अपना सारा पैसा एक साथ ना डालकर पीरियोडिकली उसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हमारी ये कुछ एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हर चीज की कुछ एडवांटेज होती है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। तो अब हम म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ लेकर उसको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन ये नहीं मिलेगा, यानी कि आप चाहो कि मेरे अकॉर्डिंग तुम पोर्टफोलियो बना दो। म्यूचुअल फंड कह रहा है कि मैं 20% पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, 20% डेट में लगाऊंगा, 60% रियल एस्टेट में लगाऊंगा। पर आप चाहते हो कि मुझे तो 25% पैसा रियल एस्टेट में लगाओ, बाकी पैसा इक्विटी में लगाओ। इस टाइप का पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। वो सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ लेंगे और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करेंगे, या फिर जो भी उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए वो नहीं देखेंगे। तो आपको पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन ये नहीं मिलता। सेकंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में बहुत सारे हैं और हर एक म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स है। तो आपके पास चॉइस ओवरलोड है कि मैं इसमें से किस स्कीम में इन्वेस्ट करूं, मेरे लिए कौन सी स्कीम बढ़िया रहेगी। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है चुनने के लिए। इस पार्ट को हम कहते हैं चॉइस ओवरलोड। फिर अब क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो यानी कि वो अपने प्रोफेशनली मैनेज करने का कुछ चार्ज भी लेंगी। तो वो कितना चार्ज लेंगे वो पहले से डिसाइड होता है। उसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका कॉस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट फीस भी चार्ज करेगा, कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो पहले से डिसाइड करके रखेगा। आप उससे इन चीजों पर नेगोशिएट नहीं कर सकते। फोर्थ आता है नो गारंटीड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस है कि आपको लॉस हो जाए। हो सकता है कि उन्होंने प्रोफेशनल इन्वेस्ट किया लेकिन मार्केट रिस्क आ गया, या फिर जहां पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है कि आपको 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, या फिर कुछ भी मिलेगा। हो सकता है कि आपको कम रिटर्न मिले या फिर लॉस भी हो जाए। कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है। जनरली म्यूचुअल फंड की तो रिटर्न अच्छा आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, कि जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड है उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और डिवाइड किस बेसिस पर किया गया है, एक किस टाइप का फंड है, स्ट्रक्चर ऑफ फंड। सेकंड, उसकी मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है। और थर्ड, स्कीम बेसिस पर, कि म्यूचुअल फंड किस टाइप की स्कीम ऑफर कर रहा है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारी तीन कैटेगरीज है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड। मैनेजमेंट स्टाइल के बेसिस पर हमारी दो कैटेगरीज है, एक्टिव और पैसिव। स्कीम बेसिस पर हमारी फोर कैटेगरीज है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका क्या होगा, एक टारगेट, जैसे आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ फंड में आपका क्या होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरनल फंड। ये तीन कैटेगरी है। ओपन एंडेड का मतलब है कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर कर रहा है उसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। और एनएफओ, यानी कि म्यूचुअल फंड ने जब फर्स्ट टाइम यूनिट्स ऑफर की उस टाइम तो आप बाय कर ही सकते हो, उसके बाद भी आप बाय कर सकते हो। क्यों, कभी भी आप स्कीम में एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट का मतलब बेच सकते हो, एंटर का मतलब खरीद सकते हो। तो एनएफओ के बाद भी आप इसमें एडिशनल यूनिट्स को बाय कर सकते हो। क्लोज एंडेड क्या हो गया, इसका उल्टा, कि आप केवल एनएफओ के टाइम पर ही यूनिट्स को बाय कर सकते हो, कभी भी एंटर या एग्जिट नहीं कर सकते। जब भी न्यू फंड ऑफर आ रहा है उसी टाइम पर आप यूनिट्स को बाय कर सकते हो। इनकी फिक्स मैच्योरिटी होगी, जैसे मान लो 5 साल की है तो आप 5 साल बाद ही अपनी यूनिट्स को बेच पाओगे। अगर इसके बीच में मान लो आपको बेचना है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को नहीं बेच सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा इन्वेस्टर अगर वो खरीदने को रेडी है तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू उस इन्वेस्टर को बेच सकते हो। तो पोस्ट एनएफओ क्या है, जो भी आप सेल या परचेज करना चाहोगे वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगी, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, उनके थ्रू होगी। और दो इन्वेस्टर्स के बीच में होगी, ना कि फंड और इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर के बीच में नहीं होगी, दो अलग अलग इन्वेस्टर के बीच में होगी। एंड द फंड इज नॉट इन्वॉल्व। इसी वजह से, क्योंकि इनको एंटर और एग्जिट करना मुश्किल है, क्लोज एंडेड फंड्स को एंटर या एग्जिट करना मुश्किल है, तो जनरली जो भी इसका एनएवी बनना चाहिए उससे ये डिस्काउंट, यानी कि उससे थोड़े कम दाम पर ये ट्रेड होती है। क्योंकि आप बेचना चाहते हो, सामने कोई बायर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका प्राइस कम कर दोगे कि मेरे से कम में ले ले। मान लो इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है 20, लेकिन सामने कोई खरीदार ही नहीं है, तो क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट है कि सप्लाई तो है, डिमांड है ही नहीं, तो आप क्या करोगे कि मेरे से 18 में ले ले, 17 में ले ले। तो जनरली इसी वजह से ये डिस्काउंट पर ट्रेड होती है, जो भी इनकी एक्चुअल एनएवी होनी चाहिए। इंटरवल फंड क्या है, इन दोनों के बीच का है।
कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। स्टार्टिंग में क्या होगा, न्यू फंड ऑफर आएगा, उस टाइम पर आप यूनिट्स को बाय कर सकते हो। उसके बाद ये हर टाइम ओपन ना रहने के पीरियोडिकली ओपन होगा। जब भी ये ओपन होगा तो उस टाइम पर आप एंटर या एग्जिट कर सकते हो। ओपन एंडेड में तो क्या है कि आप कभी भी एंट्री या एग्जिट ले सकते हो। क्लोज एंडेड में क्या है कि आप केवल न्यू फंड ऑफर उसी टाइम पर एंट्री ले सकते हो, और एग्जिट कब होगी, जब भी उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। जैसे 5 साल की स्कीम है तो 5 साल बाद, 3 साल की है तो 3 साल बाद। इंटरवल फंड में क्या है कि एनएफओ के टाइम उस टाइम तो बाय कर सकते हो, उसके बाद ये स्कीम पीरियोडिकली ओपन होती है। जैसे मान लो हर 6 महीने में ओपन हो रही है, तो जब भी ये ओपन होगी उस टाइम पर आप म्यूचुअल फंड से इनको बाय या फिर सेल कर सकते हो। उस टाइम पर आप एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते हो। सेकंड हमारी क्लासिफिकेशन आती है मैनेजमेंट स्टाइल। इसमें हमारी दो कैटेगरी है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होगा, जो भी आपके फंड मैनेजर है ना, वो एक्टिवली असेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे, बार बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, जो भी मार्केट में उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके फंड मैनेजर एक्टिवली काम करेंगे। और क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली रीबैलेंसिंग करो, जब भी आप कोई सेल या परचेज करते हो तो कुछ चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बार बार एक्टिवली मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बार बार असेट्स को अलोकेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तो एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल में क्या होता है, एक्सपेंसेस थोड़े से हाई होते हैं। पर इवन क्योंकि एक्सपेंसेस हाई है, पर वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग फटाफट से असेट को रीअलोकेट कर रहे हैं। यानी कि उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मार्केट से बेटर रिटर्न दे। मार्केट रिटर्न क्या होता है, जैसे आपके सेंसेक्स निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो गया, उनका जो रिटर्न आ रहा है वो उनको कह देते हैं मार्केट रिटर्न। और इनका रिटर्न क्या होगा, जो भी इनकी पर्टिकुलर स्कीम का रिटर्न आ रहा है वो इनका रिटर्न हो गया, मार्केट रिटर्न हो गया। सेंसेक्स या फिर निफ्टी का रिटर्न, उसको हम बेंचमार्क भी कह देते हैं, कि हम किससे इनको कंपेयर कर रहे हैं। कि म्यूचुअल फंड ने मान लो हमें एक रिटर्न दी, हम उसको किससे कंपेयर करें ये जानने के लिए कि उन्होंने हमें अच्छी रिटर्न दी या फिर खराब रिटर्न दी। तो जनरली जो एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें एक्सपेंसेस हाई होते हैं, पर इनसे रिटर्न ज्यादा आने का भी चांस होता है कि मार्केट से ये बेटर परफॉर्म करेंगे, ऐसी इनसे एक्सपेक्टेशन होती है। दूसरा आता है मैनेजमेंट स्टाइल पैसिव। पैसिव में क्या होगा, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। जैसे मान लो सेंसेक्स या फिर निफ्टी। सेंसेक्स में जैसे आपकी 30 कंपनीज है, हर एक कंपनी का कुछ पर्टिकुलर वेटेज है। तो ये क्या करेंगे, इन्हीं 30 कंपनीज के शेयर खरीद लेंगे, और जिस वेट में, जिस इंडेक्स में जो भी इनका वेट असाइन है उसी रेशो में ये खरीदेंगे। तो ये खुद का दिमाग ना लगाकर कि मार्केट में अभी क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, उसमें जो जो शेयर्स होंगे या फिर एसेट क्लासेस होगी, और हर एक का जो वेटेज होगा उसी रेशो में अपने एसेट को अलोकेट कर देंगे। The proportion of each share in the portfolio is the same as the weightage assigned to share in the tracked index। जिस इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहे हैं उसमें जो सिक्योरिटीज है उसी रेशो में ये अपने पोर्टफोलियो में लोकेट कर देंगे। इनको क्या कहते हैं हम, इंडेक्स स्कीम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। और इनमें रनिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि ये एक्टिवली तो अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर नहीं रहे, ये तो सिंपली एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो एक बार इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो रिबैलेंसिंग बहुत ही कम होगी, तो इसलिए इनकी लो रनिंग कॉस्ट आती है। अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, और मार्केट रिटर्न हम किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए सेंसेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो सेंसेक्स ने जितना रिटर्न दिया उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट रिटर्न। तो इनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि जनरली इनका रिटर्न सेम जो मार्केट का रिटर्न आ रहा है, जिस भी इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहे हैं उसका रिटर्न आ रहा है, वही इनका भी रिटर्न आएगा। क्योंकि इन्होंने ज्यादा दिमाग तो लगाया नहीं, सिंपली एक इंडेक्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो इस इंडेक्स का रिटर्न आएगा उसी के आसपास इनका भी रिटर्न आना चाहिए। बिल्कुल सेम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब भी ये ट्रांजेक्शन करते हैं थोड़ा सा तो टाइम गैप होगा, उस वजह से थोड़ा सा रिटर्न वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली मार्केट रिटर्न के आसपास ही आएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्कीम के बेस पर, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स। हर एक की अपनी अपनी सब कैटेगरीज है। जैसे इक्विटी में 11 है, डेट में 16 है। इन सब में से हम जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको देखेंगे। इक्विटी को आप किस तरह से समझ सकते हो, मेनली इसको आप स्टॉक मार्केट मान सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में अलग अलग शेयर्स होते हैं, इसी तरह से म्यूचुअल फंड मेजरली उनमें इन्वेस्ट करेगा। इसके अंदर स्कीम्स क्या क्या होती है आपकी, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और भी कई तरह के होते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल, इनका मीनिंग क्या है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनका मीनिंग क्या है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, टाटा का सुना होगा, इन्फोसिस का सुना होगा। तो इन कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और किया किसके बेसिस पर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, जैसे हमने यूनिट कैपिटल पढ़ा था। यूनिट कैपिटल आपका क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में फेस वैल्यू। इसी तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर।
यूनिट कैपिटल में क्या होता है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपकी आ जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसी बेसिस पर कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हर एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट कर लो, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। उसके बाद जो पहली टॉप 100 कंपनीज आएंगी वो आपकी लार्ज कैप हो जाएंगी। फिर 101 टू 250 आएंगी, वो आपकी मिड कैप हो जाएंगी। 251 के बाद जो आएंगी वो आपकी स्मॉल कैप हो जाएगी। जैसे अगर हम लार्ज कैप का एग्जांपल लें तो आपकी क्या हो गई, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई। मिड कैप का एग्जांपल लें तो क्या हो गई, आपकी पेटीएम हो गई। स्मॉल कैप का एग्जांपल लें तो आपने पेनी स्टॉक्स का नाम सुना होगा, वो सारे आपके स्मॉल कैप में ही आते हैं। और पेनी स्टॉक हमारे क्या होता है, जनरली बहुत वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ भी जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर भी जाते हैं। तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, कि हमारे बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। तो स्मॉल कैप हमारे सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लार्ज कैप हमारे सबसे कम वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है और ये स्टेबल कंपनीज होती है। तो ना ज़्यादा चढ़ती हैं ना ज़्यादा गिरती है, स्टेबल रहती है मोस्टली। और मिड कैप क्या होता है, इन दोनों के बीच में, लार्ज कैप सबसे कम वोलेटाइल, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। अब हमने जब ये डेफिनेशन समझ ली तो अब हम इक्विटी स्कीम्स को समझते हैं। पहले आता है मल्टी कैप फंड। ये क्या करेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और मिनिमम कितना करेगा, तीनों कैटेगरी में 25 25 25 इतना तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। और तीनों का सम कितना आ गया, 75। यानी कि मिनिमम 75 तो इसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग 25% इसकी चॉइस है कि वो डेट में करना चाहता है, किस में करना चाहता है, या फिर इक्विटी में ही करना चाहता है। लेकिन मिनिमम 75% इक्विटी में करना पड़ेगा और मिनिमम 25 25 25 लार्ज मिड स्मॉल इनमें करना ही करना पड़ेगा। तभी उसे हम कहेंगे मल्टी कैप फंड। लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, ये लार्ज कैप स्टॉक्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं। और मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 80% जो भी इनके पास फंड है, मान लो 1 लाख रुपए है तो उसमें से 80,000 इन्हें लार्ज कैप में लगाने ही लगाने पड़ेंगे। मिड कैप क्या है, जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें परसेंटेज क्या है कि इन्हें मिनिमम 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी इनके पास कैपिटल है उसका 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना तो करना ही करना पड़ेगा। सिमिलर स्मॉल कैप क्या हो गए, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 65% स्मॉल कैप में होना चाहिए। मल्टी कैप क्या है, तीनों लार्ज मिड स्मॉल तीनों में इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लार्ज कैप क्या है, लार्ज कैप कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप मिड में, स्मॉल स्मॉल में। लार्ज कैप के लिए परसेंटेज क्या है, 80%। और मिड और स्मॉल के लिए क्या है, 65%। ये परसेंटेज आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लार्ज कैप के लिए मिनिमम इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना जरूरी है, और ऑप्शन दे देंगे 65 80 75, तो आपको 80 बोलना है। फिर नेक्स्ट जो इक्विटी स्कीम्स की कैटेगरी आती है वो क्या आती है, डिविडेंड यील्ड फंड। आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने X% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं, वे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एनुअली डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और इनके लिए लिमिट क्या है कि इन्हें 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है। फिर आता है वैल्यू स्लैश कॉन्ट्रा फंड। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली जिन स्टॉक्स की एक्चुअल में वैल्यू मान लो 2000 होनी चाहिए, उनके मार्केट का प्राइस अभी कम चल रहा है, 1500 चल रहा है या फिर 1000 चल रहा है, एक्चुअल में जो वैल्यू होनी चाहिए उससे कम चल रहा है, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट। और इन्हें भी मिनिमम 65% इक्विटी में लगाना पड़ेगा। फोकस फंड क्या होते हैं कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है 30 स्टॉक्स की है, इससे कम रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम ये 30 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। तो इनको कह देते हैं फोकस्ड फंड, कि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पर ही फोकस किया हुआ है, फोकस्ड फंड। इन्हें भी मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड। इस टाइप के फंड क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, या फिर थीम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो गई, एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर थीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। और इन्हें मिनिमम 80% उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर थीम में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, तभी वो सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड कहलाएंगे। फिर लास्ट कैटेगरी आपकी आती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होती है, आपकी टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है। इन्वेस्ट तो ये स्टॉक्स में ही करती है, लेकिन जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं 80C के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। आपने इसमें इन्वेस्ट किया, आप 3 साल से पहले इनको बेच नहीं सकते। इनका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनमें भी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 80% इक्विटी में लगाना ही पड़ेगा। जो भी इसके मैनेजर्स हैं उनको 80% इक्विटी में लगाना ही पड़ेगा। अब हमारी बहुत सारी स्कीम्स हो गई और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी में 75, किसी में 80, किसी में 65। तो हम इसको याद कैसे करें, इसके लिए आप नोट करो
कि जो आपकी लार्ज कैप थी, सेक्टर थी या फिर एएलएस थी, इन तीनों का तो 80 रिक्वायरमेंट क्या है कि 80% इक्विटी में लगाना पड़ेगा। मल्टी कैप में क्या था 75, क्योंकि 25 25 25 इस तरह से था। तो मल्टी कैप की लिमिट है 75, बाकी जितनी भी आपकी स्कीम्स है सबकी 65 है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि लार्ज कैप सेक्टर ईएलएसएस इनकी तो 80 है, मल्टी कैप की 75 है, और बाकी कुछ भी पूछ ले तो हमें 65 बताना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं डेट स्कीम्स। डेट स्कीम बेसिकली क्या हो गई कि आपने कुछ पैसा लोन पर दे दिया और उसके बदले में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। इसमें आपकी मल्टीपल कैटेगरीज होती है। ओवरनाइट फंड, आपका एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है और उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। लिक्विड फंड, आपका 91 डेज यानी कि 3 मंथ तक पैसा इन्वेस्ट होता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसमें आपकी जो मैक्लो ड्यूरेशन ये 3 मंथ टू 6 मंथ्स। मैक्लो ड्यूरेशन बेसिकली आपका क्या होता है एवरेज ड्यूरेशन। एवरेज ड्यूरेशन कैसे कि मान लो आपको आज 100 रुपए मिल रहा है, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए मिल रहा है, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए मिल रहा है, फिर 1 महीने बाद 100 रुपए मिल रहा है। तो जो भी आपके कैश फ्लोज हो रहे हैं उसका वो एवरेज निकालते हैं, उसको क्या देते हैं मैक्लोई ड्यूरेशन। मैच्योरिटी क्या है कि फिक्स कि 91 डेज है तो 91 डेज मेरे कैश फ्लो किसी भी फॉर्म में आ रहे हो, मुझे सारा पैसा शायद लास्ट में मिल रहा हो चाहे पीरियोडिकली मिल रहा हो, मेरी मैच्योरिटी सेम ही रहेगी। लेकिन मैक्लो ड्यूरेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको पैसा पीरियोडिकली मिल रहा है, कुछ कुछ टाइम पर मिल रहा है, तो वो उसका एवरेज निकालते हैं कि कितने टाइम के लिए आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास रहा, उसको कह देते हैं ये मैक्लो ड्यूरेशन। तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होते हैं 3 मंथ टू 6 मंथ्स। फिर आते हैं आपके लो ड्यूरेशन, इनकी क्या होती है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। फिर आते हैं मनी मार्केट फंड, इनकी मैच्योरिटी 1 ईयर की होती है। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 years, मीडियम 3 to 4, मीडियम टू लॉन्ग 4 to 7, लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रेटर देन 7, और डायनामिक क्या होता है ये अलग अलग ड्यूरेशन के हो सकते हैं। कोई इनमें ये नहीं कह सकते कि 7 से ज्यादा होगी, 4 से 7 के बीच में होगी, इनकी अलग अलग ड्यूरेशन हो सकती है, ये डायनामिक है। वैसे तो आपको ये सारे याद रखने हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो है आपका अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इनमें आपको ड्यूरेशन पूछी जाती है, एमसीक्यू दे देंगे और पूछ लेंगे कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड किन्हें कहते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 3 से 6 के बीच हो, 6 से 12 के बीच हो, 1 साल से ज्यादा हो, या फिर 7 साल से ज्यादा हो। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ड्यूरेशन याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो किसी में से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम, मीडियम टू लॉन्ग और लॉन्ग, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने का तरीका क्या है, आप ये डेज याद करो। सबसे पहले 1, फिर 3 महीने, 3 से 6 महीने, 6 से 12, 1 साल, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, ग्रेटर देन 7। पीरियड आपका इंक्रीज ही होता जा रहा है। इसमें आप एक अपना वो बना लो कि 1 साल के बाद मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन शुरू होता है, 1 से 3 मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन आता है, फिर 3 से 4 में मेरा मीडियम आएगा, फिर मीडियम टू लॉन्ग, फिर लॉन्ग। ये तो अपने आप में डिस्क्रिप्टिव है, शॉर्ट, मीडियम, मीडियम टू लॉन्ग, लॉन्ग। बस आपको याद कर रखना है कि शॉर्ट मेरा 1 के बाद शुरू होता है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 7। ये चार तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। डायनामिक तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, अक्रॉस ड्यूरेशन इन्वेस्ट करेगा। ओवरनाइट, ये भी पता चल रहा है कि केवल एक दिन की एक ही रात का होगा, तो सिंपली 1 डे हो गया। उसके बाद आपको इन चार का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि पहले लिक्विड आता है, फिर अल्ट्रा शॉर्ट आता है, फिर लो आता है, फिर मनी मार्केट आता है। लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो, मनी मार्केट। और ड्यूरेशन तो आपको याद ही हो जाएगी कि 1 के बाद 3 मंथ आया था, फिर 3 से 6 आया था, फिर 6 to 12 आया था, और अप टू 1 ईयर में था। तो इस तरह से अगर आप 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इन पांच का अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, मीडियम टू लॉन्ग और लॉन्ग, इनका याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी डेस्क में आती है आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड, कि कॉर्पोरेट कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं। आप कॉर्पोरेट यानी कंपनीज को पैसा दोगे, उसके बदले में आपको बॉन्ड दे देंगे, जिस पर होगा कि आपको हर साल फिक्स इनकम मिलती रहेगी। हर एक बॉन्ड की क्या होती है कैटेगरी होती है, जो कि क्रेडिट एजेंसी डिसाइड करती है कि आपके AA+ हो सकते हैं, AA हो सकते हैं, या उससे बिलो कैटेगरी के हो सकते हैं। तो रेटिंग के बेस पर बॉन्ड की कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है कि जिस कंपनी का आपने बॉन्ड लिया है, अगर वो केवल AA+ या फिर अबव यानी कि टॉप कैटेगरीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो तो आएगी आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर। और मिनिमम AA+ एंड अबव में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 80%। फिर क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं, जो कि से बिलो यानी AA एंड बिलो इस कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इस कैटेगरी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 65%। AA एंड बिलो में 65% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर आते हैं बैंकिंग एंड PSU फंड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, कि बैंक में इन्वेस्ट करेंगे या फिर PSUs में इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें लिमिट क्या है
80% इस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उसे कहेंगे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, कि जो म्यूचुअल फंड है वो बैंकिंग या फिर पीएसयू इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। फिर आते हैं गिल्ट फंड। ये किस में इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ सिक्योरिटीज इशू करती रहती है, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें लिमिट क्या है कि 80% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये गिल्ट फंड कहलाएंगे। फ्लोटर फंड क्या होते हैं? जैसे अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको फिक्स, जैसे 8% हो गया, 10% हो गया, फिक्स एनुअल रिटर्न मिलती रहेगी। फ्लोटर आपके क्या होते हैं कि ये आपकी रिटर्न चेंज होती रहेगी। इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है वो चेंज होता रहेगा। उनको हम कहेंगे फ्लोटर फंड। यानी कि ये किस टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे? फ्लोटर, जिनका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। और इसमें लिमिट क्या है? 65% इन्हें फ्लोटर इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या हो गए? जो ए प्लस एंड अबव इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या हो गए? जो ए एंड बिलो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बैंकिंग एंड पीएसयू क्या हो गए? जो बैंकिंग एंड पीएसयू इसमें इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फ्लोटर जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो कॉर्पोरेट हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, गिल्ट हो गया, इन तीनों को थोड़ा सेफ माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है, तो ये सेफ है। बैंकिंग और पीएसयू, पीएसयू भी गवर्नमेंट की ही कंपनीज होती हैं, इनको भी सेफ माना जाता है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्योंकि ये केवल हाईएस्ट रेटेड ए प्लस एंड अबव इनमें इन्वेस्ट करिए, इनको भी सेफ माना जाता है। तो अगर आप देखोगे जो भी आपकी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें तो 80% की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना है। क्रेडिट रिस्क फंड क्या है? ये लोअर रेटेड इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क ज्यादा है, ये रिस्की है। सिमिलरली फ्लोटर फंड, इसमें भी क्या है, आपकी इनकम फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है, तो इसको भी रिस्की माना जाता है। तो जो भी रिस्की है उनमें रिक्वायरमेंट क्या है? 65%। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि जो लेस रिस्की है, सेफ ऑप्शन है, उनके लिए तो 80% रिक्वायरमेंट है। जो ज्यादा रिस्की है उनके लिए 65% रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड स्कीम्स। ये क्या करेंगी? कुछ पोर्शन डेट में डालेगी, बचा हुआ पोर्शन इक्विटी में डालेगी। इसमें आपकी टोटल 6 कैटेगरीज है, जिसमें से 3 ये मेजर कैटेगरीज है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहां पर भी कंजर्वेटिव, बैलेंस या एग्रेसिव की बात आ जाए, ये आपका इक्विटी के रिस्पेक्ट में होता है। कंजर्वेटिव मतलब ये इक्विटी में कम इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा पैसा डेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इनमें क्या होता है, आपको टोटल मनी का 75 to 90% डेट में लगाना होता है और रिमेनिंग 10 to 25% इक्विटी में लगाना होता है। बैलेंस में क्या होगा? दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल, डेट में भी 40 to 60, इक्विटी में भी 40 to 60। एग्रेसिव में क्या होगा? आपको ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाना, तो ऑब्वियसली डेट में कम लगाना पड़ेगा। डेट में 20 to 35% लगाना पड़ेगा, इक्विटी में बचा हुआ 65 to 80% लगाना पड़ेगा। कंजर्वेटिव में क्या होगा? इक्विटी में कम, बैलेंस में दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल, एग्रेसिव में इक्विटी में ज्यादा। और लिमिट्स क्या है? कंजर्वेटिव की डेट में 75 to 90%। आप एक लिमिट याद कर लो, दूसरी तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे 75 to 90 है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 25 to 10, यानी कि 10 to 25 आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 40 to 60 तो 100 में से माइनस करेंगे 60 to 40, यानी 40 to 60 इक्विटी। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 35 माइनस करेंगे 65, यानी 65 to 80 इक्विटी। आप किसी भी एक, या तो डेट की या इक्विटी, किसी एक की लिमिट याद रख लो। और तरीका क्या है कि कंजर्वेटिव, जब भी ये वर्ड्स आते हैं ये इक्विटी के रिस्पेक्ट में आते हैं। कंजर्वेटिव मतलब हम इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैलेंस दोनों में इक्वल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल्टी असेट अलोकेशन, कि हम मिनिमम 3 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? डेट या इक्विटी दो ही असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, हम एटलीस्ट 3 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे और हर एक में मिनिमम 10% तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट 3 और हर एक में एटलीस्ट 10% तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी असेट अलोकेशन। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं आर्बिट्राज फंड्स, जो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आर्बिट्राज का मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस। अलग अलग मार्केट में सेम चीज के अलग अलग दाम चल रहे होते हैं, अलग अलग प्राइस चल रहे होते हैं, तो आप इसका एडवांटेज लेते हो, एक जगह पर बाय कर देते हो, एक जगह पर सेल कर देते हो, तो जो भी उनका डिफरेंस होता है उतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है। इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। इसको आप इस तरह से समझो, आपके पास दो शॉपकीपर है, एक बोलता है कि मैं आपको एक आइटम 65 रुपीज में दे दूंगा, और दूसरा दुकानदार बोलता है कि मुझे एक आइटम की जरूरत है, आप इसको मुझे ला के दे दो, मैं 70 रुपीज आपको दे दूंगा। और वो आइटम क्या है? सेम है। तो आप क्या करोगे? एक से 65 में खरीद लोगे, दूसरों को 75 में बेच दोगे, दोनों का प्राइस का डिफरेंस है।
इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज, कि हमारे अलग अलग मार्केट में अलग अलग दाम चल रहे हैं सेम चीज के, तो हम एक में बाय कर देंगे एक में सेल कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस। और इनमें लिमिट क्या है कि इनको 65% तो इक्विटी में लगाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी सेविंग्स। ये क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, और डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए और 10% डेट में होना चाहिए। इसमें भी वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट थ्री कैटेगरीज कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और एग्रेसिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। जैसे सॉल्यूशन क्या हो गए, एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड। रिटायरमेंट फंड क्या करेगा, रिटायरमेंट के गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पस इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेटेड टू एक्वायरिंग ए कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट। इनमें क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनका 5 ईयर्स का लॉक इन होता है, कि 5 साल से पहले उनको नहीं बेच सकते, या फिर टिल रिटायरमेंट एज जो भी कम होगी उतना आपका लॉक इन रहेगा। जैसे मान लो आपकी रिटायरमेंट की एज 60 है और आप 57 ईयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी तो 3 साल में रिटायरमेंट है, तो उस केस में आपका लॉक इन रहेगा 3 ईयर्स का। लेकिन अगर आप 50 ईयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम तो 10 ईयर्स बचे हैं, तो आपका लॉक इन रहेगा 5 ईयर्स का। रिटायरमेंट फंड में क्या है, आपका 5 ईयर्स का लॉक इन होता है, या फिर अगर रिटायरमेंट एज जल्दी आ रही है तो उतना लॉक इन रहेगा, जो भी कम होगा उतना लॉक इन पीरियड रहेगा। चिल्ड्रन फंड, इन्वेस्ट टू बिल्ड अ कॉर्पस फॉर चाइल्ड एंड देयर नीड्स इन द अपकमिंग ईयर्स। आपके चाइल्ड की नियर फ्यूचर या फिर लॉन्ग फ्यूचर में जो भी नीड्स आ रही है उनको पूरा करने के लिए जो फंड होता है वो होता है चिल्ड्रंस फंड। इसमें भी आपका क्या होता है, 5 ईयर्स का लॉक इन होता है, या फिर चाइल्ड मैच्योरिटी अटेन कर ले, यानी कि 18 साल का हो जाए, जो भी लोअर होगा उतने टाइम का लॉक इन रहेगा। इसके अलावा आपकी कुछ और स्कीम्स होती हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इनको हम स्मार्ट बीटा फंड इस नाम से भी जानते हैं। इंडेक्स फंड क्या आते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट स्लैश ट्रैकिंग ए स्पेसिफिक इंडेक्स। एक इंडेक्स है, उसमें जो जो वेटेज है सिक्योरिटीज का, उसी वेटेज में हम इन्वेस्ट कर देंगे, उसको हम क्या कह देंगे, इंडेक्स फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी सेम होते हैं और स्मार्ट बीटा फंड भी सेम होते हैं। और इनमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 95% सिक्योरिटीज, जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स को आप ट्रैक कर रहे हो उसमें 95% इन्वेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फंड ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या है, एक फंड है, फिर दूसरा म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। तो अगर एक म्यूचुअल फंड पैसा लेकर दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट कर दे तो उसको हम क्या कह देंगे, फंड ऑफ फंड्स, इन्वेस्टिंग इन एन अंडरलाइंग फंड। ये फंड आपका ओवरसीज, फॉरेन में भी हो सकता है और डोमेस्टिक इंडिया में भी हो सकता है। इसमें भी जिस भी अंडरलाइंग फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें मिनिमम 95% इन्वेस्ट करना जरूरी है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, ये किस में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में, मिनिमम 75 रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। फिर आजकल आपके न्यू टाइप के फंड आ गए, क्वांट फंड्स। इसमें जो भी आपको स्टॉक्स वगैरह पिक करना है उसका एनालिसिस मशीन करती है, एआई करती है बेसिकली, तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट कम रहता है। जो भी म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स इन्वेस्ट करने हैं उसका एनालिसिस मशीन करेगी, ना कि ह्यूमन। तो हमारी अदर कैटेगरी क्या क्या थी, इंडेक्स फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड और क्वांट फंड्स। अगर आप इनको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि किसमें कितनी परसेंटेज है। और अगर आप समझ कर करोगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, रियल एस्टेट क्या होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। जैसे रियल एस्टेट केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, फंड ऑफ फंड्स यानी कि वो किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेगा, इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को हम रेप्लिकेट करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम इस चैप्टर में से देखें कि हमारे पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। अगर आज के दिन म्यूचुअल फंड अपने स्कीम को लिक्विडेट कर दे, बेसिकली जहां जहां उसने इन्वेस्ट कर रखा है सबको बेच दे, तो उससे कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, नेट असेट वैल्यू, मार्केट प्राइस, या फिर एग्जिट लोड। तो उसको क्या कहते हैं हम, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू, जो भी अगर हम आज सारी यूनिट्स को बेच दें, म्यूचुअल फंड की सारी यूनिट को बेच दें तो हमें कितना पैसा मिलेगा, वो आपका होता है नेट असेट वैल्यू। ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव ए स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हर एक म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये हमने देखा था कि ये ट्रू है। हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस पर डिपेंड करते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स पर। तो हमारा आंसर आ गया ट्रू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स? कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब हमने एडवांटेज डिस्कस किए थे, हमने देखा था कन्वीनियंस भी एक एग्जांपल है, बाय और सेल करना भी ईजी है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये भी एक एडवांटेज है। अब हमारे पास दो चॉइसेस है जो कि दोनों ही ऑलमोस्ट करेक्ट है, लेकिन ज्यादा एडवांटेज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हमारे पास अगर थोड़ा पैसा भी है तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदना होता तो हम नहीं खरीद सकते थे। तो जो ज्यादा क्लोज ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करना है। कन्वीनियंस ठीक है कि एडवांटेज है, लेकिन म्यूचुअल फंड का ज्यादा एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि जो केवल म्यूचुअल फंड देता है, म्यूचुअल फंड के बिना आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फोर्थ है द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन म्यूचुअल फंड आर वेरी लो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हैव ए फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट? ओपन एंडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड्स। तो हमने देखा था कि क्लोज एंडेड फंड्स, इनकी फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लोज एंडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड इज ए व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ ए, हमने देखा था कि ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड जो एस्टेब्लिश हुए हैं वो ट्रस्ट की फॉर्म में एस्टेब्लिश हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द फंड दैट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स आर कॉल्ड ड्यूअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंटरवल फंड्स, इंटरमीडियरी फंड्स। और हमने देखा था इसका आंसर क्या है? इंटरवल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क टू मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू सिक्योरिटीज एट करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जो हमारा मार्क टू मार्केट प्रोसेस है उसमें हम किस पर वैल्यू करते हैं? करंट मार्केट प्राइस पर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, करंट मार्केट प्राइस। इक्विटी फंड मस्ट हैव एटलीस्ट डैश परसेंटेज इन इक्विटी, 65, 75, 80, 95। तो ये हमने टेबल में देखा था 65%। यूनिट कैपिटल इज डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ यूनिट्स बाय इट्स डैश, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमें किससे मिलती है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में मार्केट प्राइस है। यूनिट कैपिटल हमें किससे मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में फेस वैल्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सेक्टर फंड? सेक्टर फंड हमारे क्या होते थे? एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, उसमें जो इन्वेस्ट करे उसको हम कहते हैं सेक्टर फंड। ऑप्शन क्या है? डाइवर्सिफाइड फंड, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। तो बैंकिंग भी हमारा एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक सेक्टर या थीम हो गया, पावर भी हमारा एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया। डाइवर्सिफाइड का क्या मतलब हो गया? कि आपने मल्टीपल जगह, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक में नहीं, मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डाइवर्सिफाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए म्यूचुअल फंड इशूज 1 crore यूनिट्स, द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 10, व्हाट इज द यूनिट कैपिटल? अभी हमने देखा तो यूनिट कैपिटल कैसे निकलती है? जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इशू की इनटू में फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट। तो 1 इंटू 10 हमारा क्या जाएगा? 10 crore, ऑप्शन ए। अब लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विच फंड आर जनरली मोर वोलेटाइल इन नेचर? किसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, यानी कि उनमें परसेंटेज चेंज ज्यादा आता है? ऑप्शन 1 है गिल्ड फंड, सेकंड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, थर्ड है स्मॉल कैप फंड, और फोर्थ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू गाइस।